अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज केस लगा हुआ था शाह खावर की पटिशन के हवाले से, जिसमें सदा ये की गई थी कि एक ही रोज़ के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएँ। 14 मई का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो स्टैंड करता है। वो एक मुख्तलिफ केस के अंदर है और ये केस शाह खावर वाली पटिशन ये बाद में दाखिल हुई थी। आज उसके ऊपर सुनवाई थी। यहाँ बहुत चहम गोइयाँ थी और एक लगता था कि PDM वाले भी दबाव का शिकार हैं। उन्होंने आज कौमी असम्बली का इजलास भी रखा हुआ था कि अगर वहाँ से कोई बड़ा सख्त किस्म का ऑर्डर पास होता है तो जो अभी कार्रवाई जो है कौमी असम्बली करेगी। लेकिन आज शायद मुझे इस तमाम चंद हफ्तों के अंदर पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा स्टेप बैक किया, जो आइडियली उसको करना चाहिए था। सियासी तनाज़े के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक फ्रीक के तौर पर नज़र नहीं आनी चाहिए। उन्हें वो स्पेस देनी चाहिए पोलिटिकल पार्टीज़ को कि वो आपस में बैठ के मसाइल को हल की जानब ले जाएँ। अगर सुप्रीम कोर्ट अटक जाए इस बात के ऊपर, अना का मसला बना ले कि नहीं मेरा ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर के ऊपर ही करें, और वो कहें कि नहीं मानते, वो कहें 2-1 की तरफ वो कहते नहीं दें, जो आज उन्होंने फिर किया कौमी असम्बली ने, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अथॉरिटी है, जो उसका वक़ार है, जो उसकी ताकत है, वो उस दिन चैलेंज हो जाती है। और ये पाकिस्तान के लिए और इस इदारे दोनों के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई पाकिस्तान में अदालत नहीं है, इसलिए उसका वो वक़ार, उसका दबदबा, उसका वो रोब वो बरकरार रहना चाहिए कि कोर्ट का ऑर्डर है, बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये मानना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में एक सियासी तनाज़ा था, उसके अंदर जैसे ही वो दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी डोमेन को खुद से चैलेंज करने के लिए सियासतदानों को दावत दे दी और सियासतदानों ने उस डोमेन को चैलेंज किया। क्योंकि 3-4 माजी के ऐसे वज़राए आज़म के ऊपर फैसले हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग हो, नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो या यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एक मुतनाज़ा फ्रीक के तौर पर नज़र आई। ये लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने एक खेल खेला है और उसके नतीजे में एक वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया गया। इस दफ़ा जजेस और जनरल का गठजोड़ हमें नज़र नहीं आता कि ये दोनों मिले हुए हैं, गठजोड़ है इनका और इन्होंने मिलकर शहबाज शरीफ को भेजना। ये वाला गठजोड़ इस वक्त नज़र नहीं आता, लेकिन एक सिचुएशन नज़र आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंड ले लिया और लगता था कि वो पीछे हटने पे मादा नहीं है। अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को उन्हें कैपिटलाइज करना चाहिए। और इसी तरीके से उससे 100 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ और इमरान खान के ऊपर और आसिफ जरदारी के ऊपर कि वो आपस में बैठ के पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल लें। वो लीडर हैं बड़ी सियासी जमातों के, कौम ने उनको वोट देकर मुंतखब करके वानों में भेजा है पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए, अपनी ईगोज़, अपनी कुर्सी और अदारों की लड़ाई के लिए नहीं भेजा। तो आज एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफ़र, जो इमरान खान ने कमेटी बनाई है, उनकी मुलाकात हुई है इसहाक डार, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और किश्वर साहिबा MQM से। ये 7 रुकनी PDM की कमेटी से, और ये कल 3 बजे दोबारा मिलेंगे। अब आइडियली इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। मुतालबात यहाँ से शुरू होंगे। इमरान खान ने जब वो 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था तो कहते थे वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लिए बगैर घर नहीं जाऊँगा। फिर अखीर में एग्रीमेंट इस बात के ऊपर हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनेगा, जो जस्टिस नासरुल मुल्क का कमीशन था, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। उसने इन्वेस्टिगेट करके तो रिपोर्ट दी कि 20% जो हमने सैंपल टेस्ट किया है उसकी बुनियाद के ऊपर, वो भी एक सूबाई असम्बली का या एक सूबे का, उसकी बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग का सबूत नहीं मिलता। उन्होंने इरेगुलरिटीज़ आइडेंटिफाई की, लेकिन उन्होंने कहा इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वाइड नहीं करार दिया जा सकता। तो आज भी दोनों फ्रीक यहाँ से शुरू होंगे। वो कहेंगे कि नहीं 15 अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले कहेंगे कि नहीं आप कल सुबह असम्बलियाँ तोड़ो। कहीं जाके मिडिल ग्राउंड पे दोनों का आपस में इत्तेफाक राय हो जाना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन की तारीख एक इशू नहीं है, 2-3 बड़े इशू हैं और ये सबको पता है। इमरान खान को पता है, शहबाज शरीफ को पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। सिर्फ अपनी अपनी ईगोज़ को इतना ऊपर ले गए थे कि किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं है। एक सेंसस जारी है जो आइडियली कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जो इलाके मर्ज हुए KP के अंदर, उनकी यहाँ कितनी कौमी या सूबाई की सीटें हैं उसका तयन हो जाए। बलूचिस्तान और सिंध के जो मरदमशुमारी के ऊपर इतराज़ात हैं वो एड्रेस हो जाए। जो इकनॉमिक क्राइसिस है उससे हम निकल जाएँ। इकनॉमिक क्राइसिस को बहुत से लोग जानते बूझते हुए कि आटा खाने के लिए, आटा लेने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, उसको मुझे लगता है कि उसको प्रायोरिटी नंबर 1 के तौर पर कंसिडर नहीं करते। रियल क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में इकॉनमी का, सिक्योरिटी का भी नहीं है, इकॉनमी का क्राइसिस। हालांकि सिक्योरिटी में भी हमारी जानें हमारे जवानों की, शहरियों की रोज़ाना की बुनियाद पर जा रही हैं। आज भी वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के। तो इससे निकलने के लिए अब इन लीडर्स के पास टेस्ट है और इस टेस्ट में इन्हें पास होना पड़ेगा। अगर ये फेल हुए तो ये सारे खसारे में रहेंगे, किसी का फ़ायदा नहीं होगा। प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट पाकिस्तान की इकॉनमी और सियासत के ऊपर जो आज ही हमारे सामने आई है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें आप सब लोग कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल सूरत हाल से है और इससे निकालने की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों के ऊपर है जो आपस में इस वक्त बरसरे पेकार हैं। इसका हल निकालें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में सियासी
सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और मुआशी बदहाली बड़े मसाइल हैं। शहबाज हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इनका जो असेसमेंट ये है कि मोस्ट लाइकली सिनारियो जो उन्होंने मुख्तलिफ सिनारियोज बिल्ड किए हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं, बड़े वाज़ेह अंदाज में ये रिपोर्ट क्लैरिटी के साथ बयान करती है। शहबाज शरीफ हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और अगले इंतखाबात में PTI की कामयाबी के इम्कान हैं। ये इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत पॉपुलर है, अक्टूबर में भी इंतखाबात होंगे तो उसमें इमरान खान बरसर इक़्तिदार आने के इम्कान ज़्यादा हैं। गो इसके साथ वो ऐड करते हैं कि उनका जो तनाव है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ वो बरकरार रहेगा। उसकी वजह शायद उनका माजी करीब का बयानिया है जिसे उन्हें कहीं सूनर और लेटर एड्रेस करना पड़ेगा। एक जगह के ऊपर जहाँ वो मुख्तलिफ सिनारियोज बिल्ड करते हैं, एक सिनारियो बड़ा ख़तरनाक उन्होंने बिल्ड किया कि अगर ये सियासी तनाव ऐसे ही रहता है तो क्या फ़ौजी मुदाखलत हो सकती है, मिलिट्री इंटरवेंशन हो सकती है पाकिस्तान में। इसको वो मॉडरेट जो स्कोर देते हैं 0 से लेकर 25 तक, तो इन्होंने 15 स्कोर दिया इसको मॉडरेट स्कोर की। ये इम्कान भी मौजूद है, रूल आउट नहीं किया उन्होंने। 50% से ज़्यादा वेटेज दी है कि मिलिट्री इंटरवेंशन अगर ये तनाव ऐसे ही रहा, सियासी खलफशार ऐसे ही रहा, इक़्तिसादी बदहाली ऐसे ही रही तो मिलिट्री इंटरवेंशन भी हो सकती है। स्टेट बैंक मालियाती पॉलिसी और सख्त करेगा जबकि पॉलिसी रेट 23% तक जा सकता है। शरह सूद में मज़ीद इजाफा होगा। इसी तरीके से ज़र मुबादला के ज़खायर महदूद हैं। ऐसी सूरत हाल रही तो 2023 से 24 पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगर ऐसी सूरत हाल रही और IMF ऑन बोर्ड वक्त पर नहीं आता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इसके इम्कान कम है क्योंकि IMF विलिंग है पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए और पाकिस्तान जो है वो दोस्त ममालिक की मदद से डिफ़ॉल्ट ऑफिशियली इसकी पॉलिसी है कि हम नहीं करेंगे, हम इससे निकलेंगे। जब दोनों फ्रीक IMF जिसने बेल आउट करना है और पाकिस्तान जिसके ऊपर ये खतरा है दोनों तैयार हों तो आमतौर पर रास्ता निकल आता है। रास्ता मुश्किल होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव रहेगा, रुपये के ऊपर दबाव रहेगा। ये रिपोर्ट भी ये कहती है कि रुपया आइंदा 2-3 सालों में 302 का नंबर इन्होंने दिया हुआ है कि 302 रुपये तक टच कर जाएगा टू ए डॉलर, विच इज़ नॉट ए वेरी गुड सिचुएशन। उससे महंगाई का दबाव मज़ीद आता है। एक और इनकी जो प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान को 4 सालों में $77.5 बिलियन की टोटल फाइनेंसिंग दरकार है अगले 4 साल में, और ये 77.45 अरब डॉलर जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, वो नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए या इमरान खान की हुकूमत आ जाए, नाक से लकीरें निकालनी पड़ेंगी फिर जाकर रास्ता मिलेगा। कोई आसान रास्ता नहीं है। महंगाई बढ़ेगी और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। ये सूरत हाल है जी ओवरऑल इस रिपोर्ट की। प्रोग्राम में आते हैं जो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं। इस्लामाबाद शोएब शाहीन साहब हैं हमारे साथ, मारूफ माहिर कानून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आबिद शेर अली साहब हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौला बख्श चांडियो साहब हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। आबिद शेर अली साहब, सबसे पहले आप बता दीजिए जो मीटिंग हुई है अगर उसकी आउटकम कुछ बता सकें, इब्तिदा और उम्मीद क्या है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब जो आपने भी आवाम को बताया सारा कुछ। देखें, हमारा तो पहले दिन ही नुक्ता नज़र ये है कि तमाम हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मासवाए PTI के जो चाहते हैं, जिन्होंने अफरा तफरी फैलाई मुल्क के अंदर, सियासी अदम इस्तेहकाम लेकर आए मुल्क के अंदर, मुआशी बदहाली पाकिस्तान के अंदर ये लेकर आए, एक मुआशी बदअखलाक़ी भी PTI के दौर में मुतारिफ़ कराई गई कौम के साथ। लेकिन जो आप हमारा मौक़िफ़ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है जो सेनेट के अंदर जो मुज़ाकराती जो हमारी टीम है वो हाउस ऑफ सेनेट के अंदर वो उसको लीड किए जा रहे हैं। उसमें इसहाक डार साहब जो आपने हमारे नाम बताए हैं। देखें, उसका पहले मेन इशू है कि उसका एजेंडा क्या होगा, उसके जो मामलात हैं तय करने के लिए उसको कैसे आगे प्रोसीड किया जाएगा। जो PDM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है, वो तमाम जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको उस कमेटी के अंदर एड्रेस किया जाएगा और उसका मेन एजेंडा सेट किया जाएगा। मेन मलिक साहब एजेंडे को फोकस करना है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का माइंड सेट है वो वहाँ पे बैठेगा सेनेट की कमेटी में जो हमारी पार्टी, जो हमारे अलाइज़ हैं, जो हमारे इत्तेहादी जो एक सोच रखती हैं सियासी पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, और एक तरफ PTI है जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि अदम इस्तेहकाम के साथ ही वो बेनिफिशरी हो जाए। तो ये बेनिफिशरी ऐसे नहीं हो जाएगा मलिक साहब। पहला मरहला इस बातचीत में मेरे ख्याल में टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाला ही होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे जिस दिन इत्तेफाक राय हो गया तो फिर अमली तौर पर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे जी। उसमें
उसको फिर ही आप प्रोसीड कर सकेंगे कि आपने किस तरफ जाना है। तो मैं आपको मलिक साहब एक वाज़ेह पैगाम है कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी किसी किस्म किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं। लेकिन तनाव को कम करना चाहिए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी काम है और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं जो 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 उनका भी काम है कि इस तनाव को कम करें। और आपने अच्छी इंट्रो में बात की कि उनको एक रास्ता मिला है कि इस तनाव को कम करने, अगर एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाएंगे मलिक साहब, इसमें उस अदारे की सैंक्टिटी के ऊपर भी सवालात आगे बहुत जन्म लिए हैं। जो भी ऑडियो लीक्स, मैंने आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में कह कर उठा था कि अभी मलिक साहब बहुत सी ऐसी लीक्स हैं जो आएंगी, आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको प्रोग्राम में बारहा कहा था कि अभी बहुत सी लीक्स हैं। आप वो लीक्स मुझे लगता है आप ही ने रिलीज किया, आपको पहले पता था? हमें नहीं था पता, आपको पता था। इसका मतलब है कि आपका उसमें हिस्सा है और तैर का मचेगा और इसमें बहुत सारी खराबियां होंगी। ये अदलिया किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। देखे जो शोएब साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शोएब साहब, जब आज सुप्रीम कोर्ट बैठी तो दो सूरत हाल थी हमारे सामने। एक तो ये थी कि PDM वाले सोचते थे कि बड़ा ही सख्त किस्म का ऑर्डर आ जाएगा और उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया कि उधर से इजलास आएगा तो हम जवाबी तौर पर यहाँ से कोई कार्रवाई करेंगे या उनको प्रिविलेजेस कमेटी में, अगर उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीड की तो हम प्रिविलेजेस कमेटी में बुलाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े तहम्मुल से मामला सुने और उसके बाद कहा कि अदालत मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकती, अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। लेकिन एक जुमला उन्होंने बोला कि आइन और कानून की मिसाल माजी की हमारे सामने मौजूद है कि अगर अमल ना हो अदालत के फैसले के ऊपर तो फिर क्या करना है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे और पीछे हट गए। पीछे हट जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए ताकि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। आपको क्या लगता है? देखें, आपने बड़ी तफसील के साथ सारी ये जो गुफ्तगू फरमाई है बिल्कुल इसी तरह ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 1 मार्च वाले केस की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मंसूर शाह साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने इनको कहा था कि आप जाएँ, दोनों पार्टियाँ बैठ के डिस्कस करें और हमें आकर बताएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, वो फ़ैसला आ गया। उसके बाद ये जो 4-4 का फ़ैसला आया है, उससे पहले उन्होंने इनको कहा था कि आप किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं, क्योंकि जब हम डिसीजन देंगे तो उसकी लीगल कम्प्लिकेशंस होती हैं। डिसीजन की बजाय आप लोग ये पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ आएँ। और इसका इम्पैक्ट ये आया कि इन्होंने PDM की जमातों ने अपना जो किया कि जी TV पे के ज़रिए आ करके कि हम अदम एतमाद करते हैं, जो कि बाइकाट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, तो उससे नुकसान ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला देना पड़ा। और उससे पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के किसी नतीजे पे पहुँचे। जब वो फैसला आ गया, फिर ज़ाहिर है फैसले में कुछ टाइम बाउंड चीज़ें थी और उस फैसले में फिर 10 तारीख वाला आया, फिर 11 थी, फिर 12 थी, फिर 14 आई, फिर 19-18 को बैठे, 19-18 को वो जो रिपोर्ट आई, जो आदमी फैसला उन्होंने दिया इलेक्शन के ऊपर, वो 14 मई है जो पंजाब वाला है, वो जिसको उन्होंने आज तक अमल दरामद नहीं हो सकता, नहीं मतलब आज तक वो फील्ड में है, लेकिन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज समथिंग एल्स। अब अगर देखें आज भी या 19 को भी जो कोर्ट ने 20 को कोर्ट ने ये कहा था, बल्कि 19 को अटॉर्नी जनरल साहब और ये शाह खवास साहब पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि एक तो है आपके कोर्ट का डिसीजन, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हमारी सजेशन ये है कि सिराजुल हक साहब ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है और हमारे दरमियान मुज़ाकरात की बात चल रही है, हमें इतना रीज़नेबल टाइम दें कि हम इसको रिजॉल्व कर सकें। कोर्ट ने उसको वेलकम किया, उन्होंने कहा कि ये आपकी सजेशन है जिसको हम एडमिट करते हैं और हम आपको एकोमोडेट भी करेंगे। 20 तारीख को आए, फिर 4 बजे का टाइम बाउंड हुआ, फिर 6 दिन का ये टाइम लेकर चले गए। लेकिन इस दौरान PDM की जमातों ने कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। ये नहीं करना चाहिए था जो कल पार्लियामान में चीफ जस्टिस के खिलाफ या जजेस के खिलाफ जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज वहाँ से ऑर्डर आएगा, कंटेम्प्ट का नोटिस सर्व हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। देखें, कंटेम्प्ट का नोटिस तो अदालत के लिए क्या मुश्किल है, वो किसी भी एक दिन के घंटे के नोटिस पे भी इनको बुला लें, कोर्ट के पास अख्तियार है। देखें, पार्लियामान सुप्रीम है, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन हर कोई पाबंद है आइन का, खा वो सुप्रीम कोर्ट है, खा वो पार्लियामान है, खा वो एग्जेक्टिव है, हर एक ने अपने अपने डोमेन में रहना है। ग्राउंड के अंदर सूरत हाल है, अगर उसको सामने रखें, ये जो कमेटी बैठी है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इन्हें अगले मे बी 2 to 4 वीक्स के अंदर एक इंतखाबी इस्लाहात के अमल, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म,
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इंतखाबात की तारीख के ऊपर इत्तेफाक राय करना चाहिए। 2 to 4 वीक्स बहुत टाइम होता है, इतना टाइम इन्हें चाहिए होगा। 2 to 4 वीक्स तक शायद ये ना जाए, जल्दी इसका डिसीजन की तरफ जाना पड़ेगा, ओवरनाइट हो सकेगा, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म पीटीआई का मुतालबा है जिसके ऊपर इन्हें बात करनी पड़ेगी। जब आप कुछ चीज़ें प्रिंसिपली तय कर देते हैं तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं कि जी मेन है एक झगड़ा जो 1 पॉइंट एजेंडा, वो है कि हमारी डेट ये फिक्स हो गई है, बाकी चीज़ों के ऊपर हम इन बिटवीन बैठ के हम सेटल डाउन करेंगे। जब ये बात कर देंगे तो कोर्ट कम से कम इस बात पे इत्मीनान हो जाएगा। उनका तो इशू यही है ना, बाकी चीज़ों की तरफ तो इनको टाइम मिल जाएगा। अगर आईनी तरमीम करनी हो तो उसके लिए तो असेंबली सेनेट मिला के भी तादाद नहीं पूरी होती, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो तो सारे ये आएंगे, फिर पीटीआई को दोबारा अंदर लाना पड़ेगा। पीटीआई की तो ऑलरेडी जो पिटीशंस नोटिफिकेशन थे वो सस्पेंडेड है बाय द ऑल हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग सिंध हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द लाहौर हाई कोर्ट, सारे वो ऑर्डर सस्पेंडेड है। कोर्ट से इनको ऑर्डर मिले, रिलीफ ऑर्डर ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो फिर कौमी असेंबली में वापस आए, कौमी असेंबली में वापस आएंगे। फिर आईनी तरमीम के जरिए जो 90 रोज की वो जो कदगन है उसको लीगल कवर प्रोवाइड करें, उसको लीगल कवर होना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है तो वो भी करें, वो भी उसको करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। और ये आज भी डिस्कशन में आया, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो इसका नुकसान क्या होना है। सिर्फ ये 90 डेज आज के लिए नहीं है, ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगली जो हुकूमत आएगी वो 9 महीने की बजाय 1 साल 9 महीने की तो करनी नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर मौलाना बख्तियार साहब आपसे भी पूछता हूँ, क्या इस वक्त आज वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया, उन्हें 180 वोट मिले, तो उनकी पोजीशन तो अभी असेंबली में तगड़ी है, वो टूटने वाली नहीं है उनकी पोजीशन, तो क्यों नहीं पीटीआई को फिर वापस आने दिया जाता और एक बड़ा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पैकेज है उसको लें और ऐसा इंतखाबी अमल हो जिसको आप भी माने, आप आरओ का इलेक्शन ना करें, पीएमएलएन भी माने, वो उसको इमरान खान को सिलेक्टेड ना कहें, और इमरान खान भी माने, वो ये ना कहें कि 4 हल्के जो थे उसमें 35 पंक्चर उन्होंने 2013 में बोला था, 35 पंक्चर लग गए, तो वो तीनों बड़ी जमातें उस इंतखाबात के नताइज को माने। मेरी गुजारिश थी, मुझसे पूछा है ना आपने, तो मलिक साहब जी, चांडियो साहब आपसे सवाल है सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सारी दुनिया मान जाएगी, खान साहब नहीं मानेंगे। खान साहब जब जिस बात में अपना फायदा देखेंगे वो मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे। ये इदारों को जो अपने अहकामात पे चलाने की रविश डाल रहे हैं वो और किसी की क्या मानेंगे। मैं ज्यादा बहस तो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं हालात को बेहतर देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ ये सारी मुआशी बदहाली ये सब की सब सियासी बेचैनी के साथ जुड़ी हुई है। सियासी बेचैनी कम होगी तो इसका हालात ठीक होंगे, लेकिन इस सारी मामलात में इदारों को आमने सामने नहीं आना चाहिए था, इदारों को जिद में नहीं, इदारों को अना से काम नहीं लेना चाहिए था। पूरी दुनिया में हमारी निगाहें थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहते, इदारे अना नहीं करते, इदारे जिद नहीं करते। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इदारों ने की। आपको याद होगा, मैं 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ आपके तफसील के साथ, आपको याद होगा पाकिस्तान में कोई आदमी अफवाज पाकिस्तान पे तबसरा नहीं करता था, कोई पाकिस्तानी फौज करके बातें नहीं करता था। आप देखिए इतना बड़ा मसला हो गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तब भी ये सूरत हाल नहीं थी जो बाद में बनी। आखिर बिलाखिर आप तंग करके लोगों को, पार्टियों, सियासी पार्टी को उस जगह पर लेकर आए कि अफवाज पाकिस्तान पर ऐलान बातें होने लगी। और खान साहब के जमाने में तो इस्लामाबाद के मेन रोड पर किस अंदाज से क्या क्या जुमले इस्तेमाल किए जा रहे थे फौज के सरबराह के खिलाफ, वो तो आप खूब जानते हैं। अभी एक इदारा बच गया है, अदलिया, जिसकी तमाम लोग इज्जत करते, सब एहतराम करते हैं, सवाए जस्टिस मुनीर के। इसीलिए कभी नहीं अदलिया पे बोला, पर मजबूर किया गया। मौलवी मुश्ताक ने मजबूर किया कि लोगों ने अदलिया पर मौलवी मुश्ताक का नाम लेकर किया, फिर अनवारुल हक का नाम लेकर किया। साकिब निसार ने मजबूर किया सियासी पार्टियों को कि उन्होंने साकिब निसार का नाम लेना शुरू किया। अब मैं एहतराम के साथ अदलिया से कहता हूँ, आप वो रवैया ना अपनाएं कि हर हाल में, देखिए सियासी पार्टियों को सियासत करनी है, सियासी पार्टियों को पावर में जाने के लिए कोशिशें करनी है, सियासी पार्टियों की अपनी हिकमत अमली होती है, इदारों की अपनी हिकमत अमली नहीं होती। इदारों की हिकमत अमली, उस इदारे का वकार, उस इदारे की आज़ादी, पाकिस्तान की तरक्की में उसका हिस्सा, ये होती है पॉलिसी इदारों की। लेकिन अगर आप फरमाइशों पे, मैं माफी मांग रहा हूँ, बड़े बड़े दुख से बोल रहा हूँ, मैंने कभी इतने जुमले भी नहीं कहे अदलिया के लिए, कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी जिस अंदाज से रवैया अपना, ये क्या रवैया था, ये ठीक है, अदलिया का हक है, अदलिया जिस अंदाज से चला है
रात को अदालतें खोलें, रात को हलफ बर्दारी करें, तब उनका अख्तियार है। पर आखिर आपको लोगों को सामने अपने वकार की तो बात मनवानी होगी। जनाब, आप गाड़ी में बाहर बैठे रहे, आपके तमाम केसेस में जमानतें हो गई हैं, आप बेपरवाह होकर चले जाए, वो कहे मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, अदालत वहां जाए और वो वहां जाएगी। आप ठीक है, ये आपका अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, चाहे चले जाए, जहाँ चीफ जस्टिस साहब जाएंगे अदलिया हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का आवाम क्या सोच रहा है? ब्रेक करीब आ गई है, पाकिस्तान के आवाम ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन ब्रेक से वापसी के ऊपर ये जो कमेटी बनी है ये हमें कितनी देर हल की जानिब ले जाएगी, हमें इस पे ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए। माजी में गलतियां सब कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर चुके हैं। मैं तो ऐलान कहता हूँ 63A का फैसला गलत फैसला है, मावराए आइन फैसला है, दुरुस्त फैसला नहीं है, उसने इस क्राइसिस की बुनियाद रखी थी। लेकिन जहां आज खड़े हैं यहाँ से हल की तरफ फोकस करना है ताकि जल्दी हमें कोई रास्ता मिल जाए और इस बहरान से हम बाहर निकल जाए। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज जो पार्लिमान का माहौल था वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट को स्पेस सियासतदानों को देनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ देनी चाहिए। आज जो कमेटीज़ मिली हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि हल पॉलिटिकल डायलॉग है। शाह महमूद कुरैशी के अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी और इसहाक डार उन्होंने भी यही कहा है कि हल जो है पॉलिटिकल डायलॉग है। कल 3 बजे बैठेंगे तो मुतालबा देखेंगे कि क्या सामने रखते हैं। पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इस प्रोसेस में पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगी। इन्हें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स और फिर इंतखाबात की तारीख, इसके ऊपर इत्तफाक़ राय करना है। मोस्ट प्रोबेबली बजट तक इस हुकूमत को चलना चाहिए। बजट के बाद एक केयर टेकर सेटअप होना चाहिए जिसको पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ जो ले जाए। ये अभी 2 महीने इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा PTI को, इसलिए सब्र के साथ पाकिस्तान को आगे चलने दें। आज जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, शायद इस तमाम क्राइसिस में सारे लोग बोल रहे थे लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं थे बोल रहे, तो उनको आज कोई एनर्जी ड्रिंक्स पिलाए गए या कोई ब्लैक कॉफ़ी 2-3 कप पिलाए गए। तो उन्होंने आज बोला क्या है, वो 3 बेंच के फैसले को नहीं मानते। दिखाएगा। और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। और उसके लिए अगर जनाब स्पीकर मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। पार्लियामान की इज्जत, तौकीर और उसके एहतराम, उसके आइनी इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। शोएब साहब, ये जो कमेटीज़ बैठी हैं अब सियासी तौर पर, अब इसकी तरफ तो रोशनी डालिए। इसको अब करना क्या चाहिए आइडियली, एक वे फॉरवर्ड अब क्या होना चाहिए? देखें, सबसे पहली बात है रियलाइज़ करें कि ये एक पॉलिटिकली ये जो आपने ख़राबी पैदा कर दी है सियासी जमातों ने, लोग तंग आ गए हैं। लोग गुर्बत की वजह से, आम आदमी अपने माहौल और हालात की वजह से और इनकी खिंचातानी की वजह से जितने वो तंग आ गए हैं वो जहनी मरीज़ बन गए। और माशी तबाही ऑलरेडी आपने अपने इंट्रो में जो कुछ बताया है, मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट को कम से कम पार्लियामान में हर मेंबर को ज़बरदस्ती पढ़वानी चाहिए। पार्लियामान में नहीं, सियासी जमातों के सरबराहान को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सबको एक रिपोर्ट की कॉपी दें और अंडरलाइन करके दें, ये लाइनें आप पढ़ लें, बड़ी मेहरबानी। सारी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, नहीं ना पढ़ें, सिर्फ चंद लाइनें पढ़ लें, समझ आ जाएगा उन्हें पाकिस्तान के साथ हो क्या। अब उसके बाद अब भी अगर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते तो पब्लिक एट लार्ज इन सारे सियासतदानों से तंग आकर फिर किधर रुख करेंगे, फिर पिंडी की तरफ भी नहीं देखेंगे, फिर वो खुद हर चीज़ को अपने अब हाथ में लेंगे। जो हालात ख़राबी है ना, अब आपका ये जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राबियाँ हैं पिछले 1 साल में क्यों बढ़ी हैं, ये रिपोर्ट, स्ट्रीट क्राइम जो पाकिस्तान में बढ़ा है उसकी बुनियाद गुर्बत है और बेरोजगारी है, जो ये रिपोर्ट चीफ के बता रही है। अब भी अगर ये संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते, ये आपस में एक बात पे सिर्फ ये नियत कर लें हमने इसमें से निकलना है। अच्छा मुझे बताएं, 5 महीने है ना, 2.5 महीने में किड़ी क़यामत आ जाएगी कि अगर 1 महीना आप अपना या 1.5 महीना कम कर लेंगे, या वो 2 महीने आगे चले जाएंगे या 2 महीने पीछे आ जाएंगे, किड़ी क़यामत आ जाएगी। इसमें कौन सा ऐसा कुछ साइंस इन्वॉल्व है, कुछ साइंस रॉकेट है, ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो सकता। बजट इनको चले जाना चाहिए PDM को, बजट के बाद एक केयर टेकर सेटअप है और वो पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ मसला तब तक कि IMF वाला इशू सॉर्ट आउट करें। मसला सिर्फ ये है नदीम साहब, आपकी बात 100% ठीक है, इनकी पहले नीयत ठीक हो कि वाकई लोग हमें जो गालियां दे रहे हैं या लोग हमें कह रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हो, लोगों की बदएतमादी क्यों है। ये सारी इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है जो इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, ये इनकी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान है जो इन्होंने वादा करके आए थे। जब भी क्राइसिस होता है, आप बेल्ट टाइटनिंग करते हैं तो बहरानी कैफियत होती है। इमरान खान को 2018 में ये फेस करना पड़ा था, इनको 2022 में अपने शौक से इन्होंने अपने गले में हार पहनाया, किसी ने इनको दावत नहीं दी। बिल्कुल ऐसे। आबिद शेर अली साहब,
आप क्या सोचते हैं, क्या 30 जून के बाद बजट पेश करें, IMF ऑन बोर्ड आ जाए, क्या उसके बाद ये केयर टेकर सेटअप के ऊपर इत्तेफाक राय आपको, क्योंकि अब कमेटीज़ बन गई हैं तो यकीनन इत्तेफाक राय भी आपको करना चाहिए, उसके बाद आपको चले जाना चाहिए, फिर लोगों के वोट पे छोड़ें, आपको लोग आबिद शेर अली को चुन लें तो दोबारा आ जाए। मैं एक शुएब साहब की याद दहानी बड़ी ज़रूरी है, ये गुफ्तगू फरमाते हैं साहब हमारे बैठ के अच्छे आदमी हैं, इनसे पूछे कि इमरान खान को किसने कहा था असेंबली ने तोड़े, उसने कहा जी मैंने जनरल बाजवा के कहने पे तोड़े। इसका मतलब बूझ के एक क्योस क्रिएट किया गया अपने फ़ायदे के लिए, मुल्क को खड्डे में फेंका गया अपने फ़ायदे के लिए। इसके बेनिफिशरी कौन लोग हैं मलिक साहब, ये बड़ी ज़रूरी बात है। आप जो बातें फरमा रहे हैं वो अपनी बजा बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये शुएब साहब ये भी आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो एक बंदा कन्फेस कर रहा है कि मैंने पाकिस्तान में बर्बादी, पाकिस्तान में तबाही पैदा की और मज़ीद बर्बाद करने के लिए, मैंने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए, मैंने तो नहीं कल तकरीर की, आपने इमरान नियाज़ी की अगर तकरीर सुनी उसमें उसने कहा कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे ये काम किया। उससे पहले वो जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए सारी मैच फिक्सिंग करता रहा, ये भी उसने इतराफ़ किया। उसने ये भी इतराफ़ किया कि वो सेनेट के वोटों का जो उसने मैनेज किया वो जनरल फैज़ हमीद की ड्यूटी लगाता था, वो जनरल फैज़ हमीद की ड्यूटी लगाता था कि पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। पहले शुएब साहब अपने आईने में मेहरबानी करके तस्वीर को देखें, शक्ल देखें आप अपने आप की कि आपने पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया, पाकिस्तान को किस नहज पे आपने आज ला के खड़ा कर दिया, और आज आप हमें दर्श दे रहे हैं कि ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हुआ। क्या आबिद शेर अली या नदीम मलिक साहब ने टीवी पे बैठ के कहा था जी कि इमरान खान, आपने फिर मेरा सवाल है आपसे शुएब साहब, आपने सिंध असेंबली से अपने MPs को क्यों नहीं रिजाइन दिलाया? आपने फिर बलोचिस्तान की असेंबली से अपने MPs को क्यों नहीं रिजाइन कराया? आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों की असेंबली फिर उस वक्त क्यों नहीं तोड़ी? आप अब फिर पार्लियामेंट को आप जवाब दें कि आपने कौमी असेंबली में भीख मांग के फिर आप किस नोये से आप वापस आना चाहते हैं? आप हमें कह रहे हैं कि ये कर लें। शुएब साहब मशवरे देना मेरे भाई बहुत आसान है, ये खराबियां जो आप पैदा करके मुआशरे के अंदर, मेरे भाई आप अपने कोट के अंदर देखें, काला कोट पहना है, इसके अंदर आप देखें उस गहराई के अंदर जो सफेदी आप छुपा रहे हैं वो किसके कहने पे छुपा रहे हैं? मेरे भाई आपसे मेरा जाती इख्तिलाफ नहीं, साहब की बात कर आप जवाब दीजिए। अच्छा मैं आपकी इजाजत से, हमारे साथ एक माहिर कानून है इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहले उनसे बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर आज सुप्रीम कोर्ट से PDM वाले डरे हुए थे कि कहीं कंटेम्प्ट का नोटिस ही ना आ जाए, कौमी असेंबली सारा दिन लगाई रखी, बड़ी गर्मा गर्म तकरीर हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा स्टेप बैक किया है, रियलाइजेशन हुई बहुत आहिस्ता हो गई है, उसको जरा उनको क्या थोड़ा ऊंची करें, आवाज थोड़ी ऊंची करें। सर आवाज ठीक करें जी, इरफान कादिर साहब को मेरी आवाज ठीक नहीं जा रही, आवाज नहीं आ रही जी। सर अब आपको आवाज ठीक आ रही है? अब सही आ रही है। सर आज सुप्रीम कोर्ट से शहबाज साहब डरे हुए थे कि कहीं से कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा, लेकिन बज़ाहिर तासुर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप बैक किया है, तो कोई रियलाइजेशन है नहीं या क्या नई डेवलपमेंट है? मैं समझता हूं कि उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए कि मैं एक्शन लूंगा चीफ जस्टिस के खिलाफ, कि ये तो ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं, ऑर्डर तो 4 जजेस कह रहे हैं कि 4-3 से ऑर्डर हुआ था पहला, और ये कंटिन्यूएशन है उसी प्रोसीडिंग्स की। तो उनको तो कहना चाहिए कि मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोसीडिंग्स लेके जाऊंगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उसको, और इनका ऑर्डर जो है वैसे भी कानून के मुताबिक नहीं है कि चीफ जस्टिस को क्या इख्तियार है या 3 जजेस को कि माइनॉरिटी जजेस होते हुए वो डेट दें इलेक्शन की। शहबाज साहब अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शायद कार्रवाई करवा नहीं थे सकते, नहीं तो जस्टिस मुज़ाहिर अली, अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन, PMLN की काफ़ी दिली ख्वाहिश थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन नहीं हो सकी। नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कंटेम्प्ट मूव कर दें, इनके तीनों जजों के खिलाफ कंटेम्प्ट मूव करें। सर कहाँ मूव करें? 4 जजेस का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, 4 जजेस जो है वो कह रहे हैं कि 4-3 का ये ऑर्डर था। सर कंटेम्प्ट किसके सामने मूव करें? सुप्रीम कोर्ट में डाल दें उन 4 जजेस का वो ऑर्डर को बेस बना के कंटेम्प्ट मूव करें चीफ जस्टिस के खिलाफ, और इन दोनों जजेस के खिलाफ मूव करें। सर टकराव तो हो सकता है, क्योस तो हो सकता है, सुनी नहीं जाएगी। नहीं, ना सुनी जाए, यानी एक
उनकी मॉरल अथॉरिटी तो खत्म हो जाएगी ना जब कंटेम्प्ट आएगी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो सर आप तजवीज़ दीजिए शहबाज साहब को, मेरे ख्याल में अगर आप समझते हैं डूएबल है लीगली तो आप उनको। सर आजकल तो वहाँ पे कुछ मैं वहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, वहाँ पे कुछ लॉयर्स जो है वो उनका एक अपना अंदाज है, मैं तो स्ट्रेट चलता हूँ। मैं तो दो मेरे टेस्ट है, मेरा एक टेस्ट ये है कि आइन का कौन सा प्रोविजन है, स्टैट्यूट इलेक्शन एक्ट का कौन सा प्रोविजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी जजेस जो है वो डेट दे सकते हैं, वो तो मेजॉरिटी जजेस भी डेट नहीं दे सकते ये। और फिर इलेक्शन कमीशन में अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो अब तक मैंने तो कंटेम्प्ट इशू कर देना था, नोटिस इन तीनों जजों को बशमूल चीफ जस्टिस के, कि आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि ये डेट देना तो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। इलेक्शन कमीशन को सबॉर्डिनेट तो नहीं है इलेक्शन कराने में कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट करेगा उनके इलेक्शन, या इलेक्शन कमीशन जो है वो सबॉर्डिनेट है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है? मैं तो हैरान हो गया हूँ सारे पाकिस्तान के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन पे। एक सवाल आपसे पूछना है, मेरे ख्याल में आपके अलावा शायद इसका बराह रास्त कोई जवाब ना दे सके। मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि शाह खावर की जो पिटीशन थी वो सोचो विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट को एक महफूज रास्ता देने के लिए दाखिल करवाई गई थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो इसकी मैं मज़ीद तफसील दे सकता हूँ। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट को एक सेफ एग्जिट दे सकता है रास्ता? एब्सोल्युटली बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वो इसीलिए तो इस पिटीशन को लगा के, तो अब दूसरी तरफ उनको अब समझ आ गई है कि ना सिर्फ कि उनको ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ना सिर्फ उनकी माइनॉरिटी जजमेंट ये है, बल्कि उनको ये भी पता लग गया कि अब जो टेप्स रिलीज हो गई हैं खवातीन की, उससे भी क्लियर हो गया कि जो एक रिमोटर सीमिंग बायस जो है, हाँ एक्चुअल बायस है कि नहीं है, वो सीमिंग बायस भी चुके ऑन सरफेस कर गया ऑन द फेस ऑफ दीज प्रोसीडिंग। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इससे निकलेगी, भागेगी इससे। ये जो ख्याल है ना वो कंटेम्प्ट नोटिस वगैरह कभी भी नहीं देंगे, वो इससे भागेंगे, अपने आप को आप बचाएंगे। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आप हमारे साथ रहे। चांडियो साहब से पहले बात कर लें फिर वापस आते हैं। चांडियो साहब से पहले राय ले लें। चांडियो साहब हैं हमारे साथ? चांडियो साहब कमेटी के ऊपर बात करें आप, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। माजी तो हमने बहुत खंगाल ली है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर थोड़ी सी राय दें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होने चाहिए इस कमेटी के? पहली बात तो ये है कि हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, मैं आपके और तमाम प्रोग्राम में कहता हूँ सवाए बातचीत के कोई मसला नहीं होगा। अफसोस तो ये है पीटीआई एक बहरान पैदा करके अब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इसके यही होने चाहिए कि हर हाल में हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा, लेकिन इलेक्शन की जानिबदारी पर, गैर जानिबदारी पर, ईमानदाराना इलेक्शन पर कोई हर्फ नहीं आने पाए। अगर हमने अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक फ़ैसले मनवाना शुरू किए इदारों से तो ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं होगा। हम ये भी तय करें कि किसी भी इदारे की मुदाखलत नहीं होगी। इलेक्शन कराना खालिस इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी और इदारे का नहीं। मैं निहायत अदब और एहतराम से सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आइन को लिख नहीं सकती दोबारा, सुप्रीम कोर्ट निगहदारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन की वजाहत कर सकती है, लेकिन मेरे दोस्त मैं उनको नहीं जानता, मैं देख नहीं रहा हूँ। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस सर, सियासतदानों पे सुप्रीम कोर्ट को तो हमने क्वेश्चन कर लिया। कमेटी कब तक अब भी अगर कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करके एक हल देना चाहिए। आप नहीं समझते हैं कि वो ब्रॉडर से टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आ जाए? मलिक साहब मेरी सुन ले पहले, मलिक साहब नहीं ऐसे नहीं होगा ना मलिक साहब, मेरी सुन लें। अब भी अगर आप सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पे डालेंगे और इदारों को बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो फिर मामला हल नहीं होगा। सियासतदानों की जिम्मेदारी है, सियासतदान फिर भी नीचे हो गए, फिर भी कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे अभी आपने भी कहा कि हमें ये तय करना चाहिए कि हम हर हाल में मामला को ठीक करने की जाए, लेकिन इदारों को भी तो सोचना चाहिए, इदारों ने भी तो जिम्मेदारी उठानी है, इदारों ने भी तो अपना वकार बढ़ाना है। या हर बार एक कोई जस्टिस मुनीर की बात आएगी, हर साल कोई जस्टिस मुनीर पैदा होगा। अदलिया को भी करना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी पर सारे पाकिस्तान के लोगों ने फख्र किया, लेकिन नतीजे में क्या दे गए? सवाए अदलिया में बहरान के क्या छोड़ गए? साकिब निसार पर सबने एहतराम किया, लेकिन क्या छोड़ के चले गए? अभी सब चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस को भी अपने वकार की मुताबिक कोई तो राय देनी होगी, कोई तो रवैया अपनाना होगा।
मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। शोएब साहब से भी पूछ लें सर, मैं तो चाहता हूँ कि आगे चलें, दोबारा सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामान के अंदर लड़ाई लगाते रहे तो रास्ता नहीं मिलेगा। अब कमेटीज बैठ गई हैं, तो शोएब साहब आपसे पूछ लूँ, इनको क्या चीज़ें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सामने रखनी चाहिए? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किसी डेट पे जो असल बोन ऑफ कंटेंशन में ये राज़ी हो जाए, नंबर 1। सही। नंबर 2, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो चीज़ें भी को मुमकिन है, कोई इस्लाहात की ज़रूरत है, कोई इंतखाबी नताइज माने, ये कमेटी जब बैठे तो उसमें पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी दस्तखत करके उठे कि हम इन नताइज को मानेंगे। लेकिन देखिए ये भी तो नहीं ना कि अगर ये आज कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लें कि वाकई हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, अगले दिन पता चल जाए कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के इलेक्शन कमीशन ने धांधली कर दी किसी के भी खिलाफ, किसी के भी हक में, मैं नहीं कहता हूँ, तो फिर तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। ये किसी बात पे तो करें जो करने की वही कर रहा हूँ, अभी करें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के। ये दूसरा सवाल है, ये आज करने वाला है। तीसरा जो सबसे बड़ा अहम है और इनको रोल अदा करना पड़ेगा, वो है आपने ओवरसीज़ का जो राइट ऑफ वोट ख़त्म किया, उसको जो किसी की भी वजाहत है, जिसका भी जो कोई रिजर्वेशन है, उसको हल करके काबिल अमल बनाएं ताकि लोगों को उनका आपके ऊपर ट्रस्ट हो। और उसी हाथ के अंदर ही नहीं डिस्कस करना, मैं वही कर रहा हूँ, वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे मईशत के लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो लोग हैं ओवरसीज़, उनका ट्रस्ट हमने बहाल करना है। एक बात मैं ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन सर, एक लाइन में मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा। जो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान ने तबाही मचाई, उसका जवाब सिर्फ ये दे दूं, आपकी ये रिपोर्ट उनकी बात को नेगेट कर रही है। इन्होंने कोई दूध और शहद की नहरें नहीं खोल दी जो इस 1 साल में इन्होंने किया, और उस वक्त 5% चांस था डिफॉल्ट का, जो आज आपका वजीर दिफा ये कहता है कि डिफॉल्ट हम कर चुके हैं। और एक बात सिर्फ और करके, आपके अपनी पीडीएम की तमाम जमातों ने कहा कि आप दोनों असम्बलियों डिसॉल्व करें और अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें, और आपने कौम से किया हुआ वादे से आप खुद मुकर गए हैं। लिहाजा आप ये कहना कि उसने इमरान खान ने इंटरव्यू में जो बात कही है काफी मुतनाज़ है, वो उसमें उसने ये कहा कि अगस्त के महीने में इन सब का रेफरेंस दे के, मैं पूरी तकरीर सुनी, सबका रेफरेंस दे के कहता है कि अगस्त के महीने में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने जब मुलाकात हुई जी इनकी जो बात थी वो दोहराई कि आप अगर ये इलेक्शन चाहते हैं तो आप ये डिसॉल्व करें। ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ उनके कहने पे डिसॉल्व कर दी, और अगर ये होता तो ये अगस्त में डिसॉल्व हो चुकी होती। आबे साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। देखें मलिक साहब, अभी शोएब साहब माशाल्लाह वकील हैं, भूल जल्दी जाते हैं। चांडियो साहब ने सही फरमाया था इनके बारे में कि ये कभी भी इलेक्शन को नहीं मानेंगे। देखिए अभी से ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ऐसे ऐसे रिग्ड कर लेंगे, तो ये ट्रांसपेरेंसी पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि ये 2018 में चोर दरवाजे, मैंने कहा कर लेंगे, मैंने कहा अगर शोएब साहब सुन लेना बात, आप 2017 में नवाज शरीफ का पाकिस्तान ले लें और 2022 तक आप इमरान खान का पाकिस्तान ले लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप नवाज शरीफ के साथ कंपैरिजन अपना ड्रॉ कर ही नहीं सकते। मलिक साहब, मैं आपसे दरख्वास्त यही करूँगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए देखें ना, अपने ही इलेक्शन कमीशन ये खुद लाते हैं, खुद उसकी तारीफ़ें पहले करते हैं, फिर बाद में उनको गालियाँ देते हैं। जो साफ़ी इनके हक़ में लिखे उसके हक़ में ये बात करते हैं, वरना ये गालियाँ देते हैं। मलिक साहब, बात ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बैठना पड़ेगा, TOR आपको बनाने पड़ेंगे, उन TOR के मुताबिक जो एक प्लान बन जाए उसके ऊपर एक चार्टर बना लें। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान को कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, जब आप टाइम खत्म हो गया। लेकिन ये जो कमेटी बैठी है, पाकिस्तान को अब रास्ता देना चाहिए। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि इन्हें मैंडेट दें और जल्द से जल्द पाकिस्तान को इस खलफशार से निकालें। ये बहरान पाकिस्तान को नीचे ले जा रहा है, रास्ता नहीं दे रहा, रास्ता आप लोगों को देना है। अगर इस जिम्मेदारी में नाकाम हुए तो आप सारे लोगों के लिए मुश्किलात बनेंगी। पाकिस्तान सारा तो पहले ही मुश्किलात फेस कर रहा है, सियासी जमातें भी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। आबिद शेर अली साहब, मौला बख्श चांडियो साहब, शोएब शाहीन साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।